जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 20 जून 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। और आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट तक इस सेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सभी न्यूज को कवर करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सभी पर्सपेक्टिव से। और अगर आप प्रॉपरली तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर लीजिए, जहां पर आपको ज्ञान सर का पेड कोर्स जो है वो मिल जाएगा। और प्रॉपर यहां पर तैयारी करवाई जाती है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की, प्लस साथ ही साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, ये हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, प्लस आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स हैं, आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से हर एक टॉपिक को जो है वो सुनिएगा, समझिएगा, और जो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं उसके नोट्स जो है वो बनाते चलिएगा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, इसमें बात हो रही है ग्लोबल चाइल्ड न्यूट्रिशन क्राइसिस की। और आपको शायद पता हो कि पिछले कुछ दिनों में, यानी कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, तो उसमें भी हम लोग को एक आधी आर्टिकल देखने को मिला था, जिसमें चर्चा हुई थी कि बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्पेशली उनके पोषण से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, क्योंकि आज की डेट में पूरे दुनिया भर में बच्चों की न्यूट्रिशन की बड़ी समस्या जो है वो चल रही है बच्चों के अंदर। और इसलिए कुपोषण के केसेस पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में माल न्यूट्रिशन जो है वो कहते हैं। यस। तो इसी की एक रिपोर्ट जो है वो सामने हम लोग को, यूनिसेफ की रिपोर्ट जो है वो नजर आ रही है। राइट, जो बच्चे हैं 5 साल से कम की उम्र के, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग जो है वो समझेंगे। और ये टॉपिक आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरे दुनिया भर में हम लोग को जो है वो चाइल्ड फूड पॉवर्टी, देखो ये टर्म जो है वो लगातार 2-3 बार जो है वो न्यूज में आ चुका है, और इस टर्म का उपयोग जो है वो आप करेंगे अपने मेंस के अंदर। क्या टर्म है? चाइल्ड फूड पॉवर्टी, बच्चों में खाद्य गरीबी। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखिएगा, और ये पूरे दुनिया भर में एक मेजर इशू के तौर पर बनता जा रहा है। अब क्या कारण है जिसके चलते बच्चों में कुपोषण की प्रॉब्लम आ रही है, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आ रही है? तो ये कारण कुछ आपको ध्यान में रखना है। ग्रोइंग इनइक्विटीज। अब देखो यहां पर हिंदी में तो देखा हुआ है बढ़ती असमानता। अब ये इन इक्वलिटी होता तो असमानता कहना सही रहता, बट ये इन इक्विटी है। बहुत डिफरेंस होता है इक्विटी में और इक्वलिटी में। अब इक्विटी क्या होता है, और यहां पर लिखा है ग्रोइंग इन इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है जिसको सब पोषण वगैरह, सब स्वास्थ्य देखभाल सब कुछ उसको मिल रहा है, राइट, या एक बच्ची है उसको सब कुछ मिल रहा है। वहीं उसी पोजीशन पर जो लोग जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं, उनको नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट जो है अपने शासन के थ्रू, अपने गवर्नेंस के थ्रू उनको बढ़ाए, उनको स्तर पर लेकर आए, जिससे कि सभी को इक्वली जो है उसका बेनिफिट मिल सके। राइट, पोषण सभी को इक्वली मिल सके। तो ये होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब गवर्नमेंट को पुश करना है, गवर्नमेंट को जो निचले स्तर पे है उनको थोड़ा सा एडवांटेज देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो SC ST OBC EWS के कट ऑफ जो होते हैं वो थोड़े से कम हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। यस, कम ऑन बोलो हाँ या ना। तो ये जो कट ऑफ जो होता है ना, ये बच्चों को जो है वो थोड़ा सा बस पुश जो है वो दिया जा रहा है, ग्रेस दिया जा रहा है। ऐसे ही कि पूरे दुनिया भर में कुपोषण की प्रॉब्लम है, पूरे दुनिया भर में चाइल्ड पॉवर्टी हम लोग को जो फूड चाइल्ड पॉवर्टी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, चाइल्ड फूड पॉवर्टी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो उस स्तर को शासन के थ्रू जो है वो बढ़ाना, जो जो पिछड़े हैं उनको लेवल पर जो है वो लेकर आना, ये चीज समझने वाली बात है, जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो ये पॉइंट हो गया कि शासन जो है वो प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। दूसरा पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट। पूरे दुनिया भर में हम लोग को, चाहे वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की हम लोग बात करें, चाहे लोकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जैसे यूक्रेन का इशू देख लो आप, जैसे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे इश्यूज देख लो आप, जैसे टेररिज्म देख लो आप। यस। फिर क्लाइमेट क्राइसिस, जो जलवायु हम लोग को संकट देखने को मिलता है, जिसमें कई बार बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। यस। तो ये सब चीजें, इसके अलावा काफी सारी फूड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खराब है। बच्चों को जो है वो, मतलब मार्केटिंग के थ्रू जो है वो ऐसे फूड के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो किया जा रहा है जो नेचुरल नहीं है। यस, ये सब हो रहा है। बर्गर, पिज्जा, इन सब के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। फास्ट फूड के ऊपर लोग जो है आज की डेट में ज्यादा डिपेंडेंट हो गए, या पैकेज फूड के ऊपर जो है वो लोग डिपेंडेंट हो गए। यस। तो ये बड़े इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है, और ये सब इश्यूज को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के सर्वाइवल के लिए, बच्चों के जीवित रहने के लिए, क्योंकि बच्चों की मौत भी हो रही है कुपोषण के कारण। सेकंड, बच्चों के फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो शब्द दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली
मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। और तीसरा, पॉवर्टी, गरीबी की साइकिल को ब्रेक करना। अच्छा, पोषण से गरीबी का क्या लेना देना है? कोई मुझे बता सकता है? वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर तुरंत वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो कि कुपोषण से गरीबी का क्या लेना देना। देखो यार बॉस, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको अब दिमाग लगाना है। आप आने वाले समय के अधिकारी बनने वाले हो, तो यही सब दिमाग आपको क्विकली जो है वो लगाने की आवश्यकता है। बच्चा अगर सही तरीके से खाएगा नहीं तो उसका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सही तरीके से होगा नहीं, और जब सही तरीके से होगा नहीं तो जॉब उनको अच्छी मिल नहीं पाएगी, क्योंकि प्रॉपर आईक्यू डेवलप नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो जॉब्स में उनको प्रॉब्लम आएगी, और जॉब्स में प्रॉब्लम आएगी मतलब पैसा, पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम मतलब गरीबी की तरफ रास्ता। यस, बोलो हाँ या ना? तो ये चीज हम लोग को जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस पर हम डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट जो है वो कह रही है, ये रिपोर्ट ये याद रखना, ये मेंस में लिख दोगे तो मजा आ जाएगा, ये वाला फैक्ट कि यूनिसेफ ने ये हमें बोला है कि 4 बच्चों में से एक बच्चा जिनकी उम्र 5 साल से कम की है, तो वो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी में रह रहे हैं। मतलब अत्यधिक खाने के संकट में है वो बच्चे, खाने की बड़ी प्रॉब्लम है उनको। और ये टोटल 181 मिलियन बच्चे, ये फैक्ट लिख लो, नोट्स बना लो। नेक्स्ट हम लोग को देखने को मिला, अच्छा देखो, जब मैं पढ़ाऊं ना तो उस दौरान साथ ही साथ नोट्स मत बनाया करो। पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आप बातें सुनते जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेते जाओ, और एंड में जो है वो जो जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है उसके नोट्स जो है वो बाद में बनाना, लेक्चर को पूरा फिनिश करने के बाद। क्योंकि सुनते सुनते अगर नोट्स बनाओगे तो मैं बोलता जाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट बात है वो निकलती जाएगी, दिमाग में कुछ आएगा नहीं। अगर लेक्चर मेरा सुन रहे हो तो सिर्फ पूरा फोकस आपका लेक्चर को सुनने में होना चाहिए, पढ़ने में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्लो प्रोग्रेस। तो आपको ऑलरेडी पता है गवर्नमेंट की आज की डेट में बहुत स्लो प्रोग्रेस है, चाहे उनकी पॉलिसी देख लो, चाहे कुछ भी चीज देख लो। यस, तो प्रोग्रेस जो है वो गरीबी को खत्म करने के लिए, स्पेशली सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी को खत्म करने की, बहुत स्लो हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। फिर इनकम डिस्पैरिटी, अब देखो यहाँ पर इनकम से लेना देना नहीं है। देखो, गरीब का बच्चा तो ऑब्वियस ही बात है यार, परेशान है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको ऑब्वियस ही बात है कि प्रॉपर पोषण मिल नहीं पा रहा। बट अमीर के पास तो पैसा है, बट फिर भी अमीर के बच्चों में भी हम लोग को पोषण की कमी देखने को मिलती है, जिसको पता है क्या बोलते हैं, एक टर्म है उसके लिए, लिख लो, हिडन हंगर। अच्छा, जो चीज लिखने को बोलूंगा वो जरूर लिख लेना, राइट, क्योंकि इसमें शायद वो चीज नहीं मिले आपको। हिडन हंगर क्या है टर्म? हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब आप देखते होंगे बच्चे को, बच्चा जो है वो मतलब फैट दिखाई दे रहा है, मोटा दिखाई दे रहा है, यस, या फिर मतलब अच्छा हेल्दी दिखाई दे रहा है, गबड़ू दिखाई दे रहा है, राइट, बट फिर भी वो बीमार है। क्यों बीमार है? हम बोलते हैं ना खाते पीते खानदान के भाई इसलिए मोटे हैं, ऐसा नहीं है बॉस। मोटा होना मतलब आपने सुना भी होगा कि बीमारियों का जड़ है, यस, मोटापा। नेक्स्ट, एक और चीज देखने को मिलती है, मोटापा मतलब ये फास्ट फूड की वजह से हो रहा है, ये हम लोग को ट्रांस फैट की वजह से हो रहा है। एक ट्रांस फैट भी होता है, ये टर्म भी चाहो तो लिख लो, TRANS, ट्रांस FAT फैट। बॉडी के अंदर ट्रांस फैट जो है वो जाया जा रहा है, राइट, मतलब जो पोषण वाली चीजें हैं, न्यूट्रिशन वाली चीजें वो नहीं इंटेक हो रही है, ये कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक हो रहा है, ब्रेड खाए जा रहे हैं, यानी कि वही बर्गर वगैरह के थ्रू, हरी सब्जियां जो है वो खाई नहीं जा रही, ऑयली प्रोडक्ट जो है वो खाया जा रहा है। तो उसके कारण भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि अमीर का बच्चा भी जो है वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि वो महंगे प्रोडक्ट्स तो परचेज कर रहा है, बट प्रॉपर पोषण उसकी बॉडी में नहीं है जो चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डाइटरी कंसर्न। कई बार पता ही नहीं होता है कि भाई माँ बाप को भी कि भाई कितनी डाइट जो है वो देनी चाहिए बच्चों को, क्या हेल्दी डाइट होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है वही सब कि लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, कहीं पर झगड़े हो गए, तो उसके कारण ये झगड़े मतलब बड़े लेवल के, जैसे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि हाईवेज बंद हो जाते हैं, रोडवेज बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज जो है वो लग जाता है, जिसके कारण सामान आ जा नहीं पाता, राइट। तो उसके कारण भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की हम लोग को देखने को मिलती है कि खाने के प्रोडक्ट जो है वो उसकी आवाई जावाई नहीं हो पाती, राइट। फिर इसके अलावा बच्चों में प्रॉब्लम हम लोग को स्टंटिंग की, वास्टिंग की, अंडरवेट की, ओवरवेट की देखने को मिलती है। अब नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि स्टंटिंग क्या होता है, वास्टिंग क्या होता है, ओवरवेट और अंडरवेट तो आपको पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। मुझे स्टंटिंग और वास्टिंग के बारे में बता दो कि स्टंटिंग और वास्टिंग क्या होता है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर जब ये पढ़ाया था ये वाला, उसमें स्टंटिंग और वास्टिंग की पूरी पिक्चर्स आपको जो है वो दिखाई थी, राइट, समझाने के लिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हैं, 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अभी जून से जितने भी करंट अफेयर्स आपके आते जा रहे हैं उसको बस फॉलो करते हुए चलो, राइट। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें। अब देखो, यूनिसेफ ने एक डेफिनेशन दे दी है, अब ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, चाइल्ड फूड पॉवर्टी की, बाल खाद्य गरीबी की डेफिनेशन है। तो इसको कहा जाता है कि जो भी बच्चा जिसकी उम्र 5 साल से कम की है और जिसकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं होता,
राइट। तो उस कैटेगरी के बच्चे को जो है वो बोलेंगे चाइल्ड फूड पॉवर्टी का बच्चा है ये। यस। फिर अंडर न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग को स्टंटिंग देखने को मिलता है, वास्टिंग देखने को मिलता है, अंडरवेट देखने को मिलता है, ओवरवेट देखने को मिलता है, और एक हम लोग को मिक्स्ड भी देखने को मिलता है जिसमें स्टंटिंग वास्टिंग दोनों की प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो नजर आती है, सॉरी ओवरवेट और स्टंटिंग की प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। फिर ओवरवेट का इशू तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता है। ओवरवेट का कारण जो है ये ट्रांस फैट्स का इंटेक होना। यस। ठीक है। अब कौन से कारण हैं या कारक बोलोगे आप, कौन से कारक हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसके चलते चाइल्ड फूड पॉवर्टी हो रही है? मतलब क्या वजह है, कौन से ड्राइवर्स हैं चाइल्ड फूड पॉवर्टी के? तो पुअर फूड एनवायरनमेंट, भाई हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है। इवन खाना भी हम लोग को जो मिल रहा है आज की डेट में वो केमिकल फर्टिलाइजर से बना हुआ मिल रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं। उसके अंदर भी उसके इनटेक से भी चलो ठीक है थोड़ी मात्रा में न्यूट्रिशन तो आ जाएगा, बट साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी बीमारियां डिजीजेस हम लोग को देखने को मिल रही है कि हो सकती हैं। फिर अनहेल्दी ऑप्शन है मार्केट के अंदर, राइट, बहुत सारे अनहेल्दी ऑप्शन कि भाई चाउमीन खा लो, मंचूरियन खा लो, बड़े लगते टेस्टी हैं ये, क्योंकि मैं भी खुद इन सब चीजों का शिकार हूँ, क्या बताऊंगा आपको। उस हैबिट को जो है वो चेंज करना है, और जहां हैबिट चेंज हो गई तो ऑटोमेटिकली, और इवन आप लोग तो तैयारी कर रहे हो सिविल सर्विसेज की यार, आपको तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो लेना चाहिए। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो भी हम खाते हैं वैसे अपना दिमाग बनता है, तो ट्राई करो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खाने की, ऑटोमेटिकली एनर्जाइज रहेगी बॉडी, माइंड जो है वो ऑटोमेटिकली शार्प होने लगेगा, देखिएगा आप। तो अच्छा फूड जो है वो इनटेक करो। इनकम प्रॉपर्टी पॉवर्टी इम्पैक्ट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, तो ये भी है भाई। अब ऑब्वियस ही बात है कि इनकम जो है वो कम होगी तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो देखो यार बच्चों की फिजिकल ग्रोथ जो है वो नहीं होती, बच्चों की मेंटल ग्रोथ में प्रॉब्लम जाती है, बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, इसलिए बच्चे काफी सारी बीमारी के चपेट में जो है वो आ जाते हैं। बच्चों को बहुत सारी लॉन्ग टर्म की डिजीज हो जाती है, राइट, क्रॉनिक डिजीज जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम में बच्चे जो है वो रहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आपको थोड़े से पता होने चाहिए। अब क्या करें जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स से निवारण जो है वो मिल सके, छुटकारा मिल सके, तो सरकार को यार पॉलिसी बनानी चाहिए अच्छी, और वो भी टारगेटेड बेस्ड पॉलिसी जो है वो बननी चाहिए। इसके अलावा फूड सिस्टम को हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम दिया था, और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फूड फोर्टिफिकेशन का। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता लिखो, फूड FOOD फूड फोर्टिफिकेशन, FORTI 40 FICATION फोर्टिफिकेशन, FORTI FICATION फोर्टिफिकेशन। तो ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि फूड फोर्टिफिकेशन है क्या। इसको मैंने लास्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिनको नहीं पता थोड़ा सा गूगल सर्च करो मिल जाएगा, नहीं तो आने वाले समय में मैं आपको बता ही दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक प्रीवियस में मैं पढ़ा चुका हूं तो उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है। और आप बोलोगे सर हम तो अभी अभी जुड़े हैं, हमने तो पढ़ा ही नहीं है पहला। तो बच्चा आप लोग को 2025 की तैयारी करनी है, राइट, तो देखना तो पड़ेगा ही लेक्चर। तो जिन लोग का पुराना छूट गया ट्राई करो एक दिन में 2-2 लेक्चर जो है वो कवर अप करने की, पुराने बैकलॉग को कवर करो, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है आपको। उससे उसको आप स्किप कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे, और स्किप तो किसी चीज को नहीं कर सकते। फिर फूड इंडस्ट्री रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, भाई फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेट करो। भाई अनहेल्दी फूड जो मार्केटिंग हो रही है कि बच्चों को जो है वो मतलब क्या आजकल तो बड़ी बड़ी मतलब उल्टी सीधी चीजें जो है वो आ गई है, बच्चों की हैबिट जो है वो चेंज की जा रही है कंपनीज के द्वारा। नेचुरल फूड से जो है वो हटाकर उनको जो है वो पैकेट फूड पर जो है फोकस किया जा रहा है कि भाई ये खिलाओ अपने बच्चों को, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अबे हल्दी वाला दूध पिलाओ यार, बॉर्नवीटा की जगह हल्दी वाला दूध इज मच न्यूट्रिशियस, मच गुड। या उसके अंदर कुछ इलायची विलायची उस तरीके की चीजें जो है वो डालो, तो वो नेचुरल चीज होती है। अब आप दूध में बॉर्नवीटा की सब पूरी मार्केटिंग का गेम है। च्यवनप्राश खिलाओ ना, अब देखो च्यवनप्राश की उतनी मार्केटिंग होती है फिर भी, बट उतनी नहीं हो पाती, राइट। च्यवनप्राश खिलाइए, नेचुरल प्रोडक्ट्स पर जो है वो फोकस करिए। तो वो चीज आप उससे हटकर जो है वो अपन फोकस जो है वो करने लगते हैं मार्केटिंग जो है वो देखकर दूसरी चीजों पर, और नुकसान जो है वो एट दी एंड ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू फायदा, और खर्चा भी ज्यादा होता है। फिर हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, हमें फोकस करना है आज की डेट में हमारे सिस्टम के ऊपर। ये गवर्नेंस की जो है बात हो रही है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उस पर हमें फोकस करना है। सोशल सेफ्टी नेट एक्टिवेशन, इसका मतलब ये है कि देखो पहली चीज तो अवेयरनेस, कि माँ बाप को जो है वो अवेयर करो, किससे रिलेटेड काउंसलिंग करवाओ उनकी कि भाई आपके बच्चे को ये फूड की आवश्यकता है, ये हेल्थ सिस्टम के अंदर आ जाएगा वैसे। नेक्स्ट, सपोर्ट करे सरकार गरीब फैमिली को। इसमें लिखा हुआ है, हालांकि मैं इससे वो नहीं हूं, एग्री नहीं करता, इसमें लिखा हुआ है कि इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराओ वल्नरेबल फैमिलीज को सोशल सेफ्टी नेट के थ्रू, जिससे कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खरीद सके। नहीं भाई,
अपन को लोगों की हैबिट के बारे में पता नहीं है। आप आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है बनने वाले हो। आपने अगर आपका एक भी डिसीजन अगर गलत हुआ तो पूरी सोसाइटी पर बहुत खराब इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपने माँ बाप को जो है पैसे दे दिए और बाप पियक्कड़ निकल गया, राइट, तो वो क्या करेगा? बच्चों को खाना खिलवाने की जगह खुद की देसी ठर्रा जो है वो लाकर बैठा रहेगा दिन रात। होता यही है कई बार, सब मेनी टाइम्स इट हैपेंस व्हेन यू गिव मनी टू पीपल। जब आप पैसा देते हो लोगों को, सो इट हैपेंस मेनी टाइम, बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं करते हैं। सो रेदर देन गिविंग मनी, गिव देम टोकन्स। टोकन्स लेकर आओ कि हाँ भाई ये पर्ची है, मतलब सरकारी दफ्तर से ये टोकन अलॉट हो गया, या मोबाइल में जो है वो टोकन जो है वो चला गया, ये कोड चला गया, वो दिखाएंगे कोड। जैसे हम लोग को देखने को होता है राशन शॉप्स वगैरह होती हैं, फेयर प्राइस शॉप जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, राशन शॉप को। तो वहां पर जाकर वो दिखाएं और उनको जो है प्रोडक्ट मिल जाए सरकारी दफ्तर में जाकर। यस, कम ऑन, तो दैट इज द गुड ऑप्शन। जैसे मिड डे मील स्कीम है, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है भाई। उसकी ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे का एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है स्कूल के अंदर। और मिड डे मील स्कीम का नया नाम क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो, फटाक से वीडियो को पॉज करके पढ़ा चुका हूं। तो कितना अच्छा ऑप्शन है कि बच्चा स्कूल भी जो है जाए, एजुकेशन भी उसको मिले, दूसरा पोषण भी मिले उसको, और तीसरा माँ बाप को परेशान होने की जरूरत ना पड़े बच्चों की फूड के लिए। यस, कितनी बढ़िया ऑप्शंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये था एक ओवरऑल अच्छा टॉपिक मेंस में लिखने के लिए। आई होप कि मैंने जो चीज आपको समझाई, जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार के जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो पॉइंट्स लिख दिया करो कि हाँ भाई भाई ये सब पॉइंट्स हैं, यानी कि टाइटल डालो, बस पॉइंट्स लिखो, बाकी डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है। भाई देखो, आपको अपने नोट्स के अंदर दूसरी किताब नहीं छापनी है, आपको बस बुलेट पॉइंट्स पता होना चाहिए। शॉर्ट नोट्स में आपको जो है वो पूरा अपना वो बनाना है। पता लगे आप नोट्स के तौर पर पूरी की पूरी जो है ये जो फाइल जो है वो पूरी लिखी हुई है, पीडीएफ लिखी हुई है, पूरी की पूरी दूसरी छाप लोगे तो बेवकूफी कर रहे हो। नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। टॉपिक को समझो, टर्म को समझो, सिर्फ टर्म को लिख दो। जैसे मैंने आपको बताया फूड फोर्टिफिकेशन, एक बार में आपने अगर ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो ध्यान से आप समझ गए होंगे कि भाई फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है। कि जैसे कि चावल है, भाई चावल क्या, कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट, उसमें आपने विटामिन सी को अलग से ऐड कर दिया। मतलब किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप में, किसी भी खाने के प्रोडक्ट में अगर आप अलग से कोई न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। तो अगर ये चीज आपने एक बार समझ ली है, तो आप सिर्फ लिखेंगे अपने नोट्स में फूड फोर्टिफिकेशन, दैट्स इट। फिर आप बोलोगे सर अगली बार भूल गए, तो भाई जब रिवीजन करोगे ना, और अगर आपको लग रहा है कि वो आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर से एक बार सर्च कर लो गूगल पे, थोड़ा सा पढ़ लोगे, याद आ जाएगा। भाई जब टेक्नोलॉजी आपके पास है तो यूज द टेक्नोलॉजी इन करेक्ट वे। सही तरीके से टेक्नोलॉजी का आप लोग उपयोग करें। यस, कम ऑन, बातें सबके समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना, और लाइक का बटन हिट किया करो। इतने सारे लोग देखते हो पर लाइक का बटन हिट ही नहीं करते हो, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि समझ में आ रहा है अच्छे से कि नहीं आ रहा है? और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स पर जो है वो लिख सकते हो। मैं बिल्कुल आपके प्रॉब्लम्स का जो है वो निवारण जो है वो करूंगा, क्योंकि मेरा काम ही ये है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया सा टॉपिक है। G7 की अभी रिसेंट समिट कंप्लीट हो चुकी है और G7 की 50वीं एनिवर्सरी है। 90% चांसेस है G7 से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार मार्कर बना लेना G7 के टॉपिक को, राइट। अब इंडिया के कुछ मूव है, स्ट्रेटेजिक मूव। अरे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर G7 की समिट में इटली की प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए। आई थिंक समझदार को इशारा काफी होगा। यस, काफी सारी रील्स बन रही उल्टी सीधी मोदी जी से रिलेटेड, आपने भी शायद देखी होंगी। देखिए कि नहीं बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करो, देखिए कि नहीं बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हाँ बेटा, जो जो यस लिख दिया ना जिन जिन लोगों ने, बड़े रील देखने का टाइम आ रहा है। चलो एनीवेज, देखो थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट भी अच्छा है। मैं कभी नहीं बोलता स्टूडेंट्स को कि आप सिर्फ मन लगा के सिर्फ पढ़ते ही रहो। बट हाँ, जब भी पढ़ो मन लगा कर पढ़ो। 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, बस फोकस के साथ पढ़ो यार। मतलब उस दौरान जो है आपका दिमाग कहीं और डाइवर्ट नहीं होना चाहिए कि साला पता लगे पढ़ भी रहे हैं, साइड में नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन में घुस गए, या पढ़ रहे हैं दिमाग कहीं और है। नहीं बॉस, अगर आप पढ़ रहे हो 4 घंटे, तो 4 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ो। अरे दिन में 4 बार पढ़ लो, एक एक घंटा, अगर लॉन्ग टर्म की सेटिंग नहीं कर पा रहे तो, राइट। और फिर 1 घंटे से 2-2 घंटे कर लेना, तो 4 की जगह 8 घंटे हो जाएंगे आपके। सोचो आप कितना बढ़िया काम है, और इतना बहुत है। भाई अगर आपने 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट कर ली, बहुत है, मोर देन इनफ इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, मोर देन इनफ। जो लोग बोलते हैं ना 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं होती, होती है, बट वो एग्जाम से पहले होती है। जब आप पूरी तरह से पूरे के पूरे टॉपिक्स को कंसोलिडेट करते हो, रिवाइज करते हो, उस समय जरूरत पड़ती है, बाकी उससे पहले नहीं पड़ती। वो भी 16-18 तो घंटे बहुत ज्यादा ही है। उस समय भी रिवीजन में 10 घंटे भी कर ली आपने, 11 घंटे भी कर ली, तो भी बहुत, और वो आराम से हो जाता है।
क्योंकि रिवीजन में मजा आता है, क्विकली आप पूरी चीजें जो है वो रिकॉल करते हो। यस, तो वही चीज है। बट हाँ, पूरे टाइम अपना एंजॉयमेंट में मत दो, एंजॉयमेंट भी करो, पहले पढ़ लो फिर रिलैक्स करो, पढ़ लो फिर रिलैक्स करो, ये काम करो भाई, मजा आएगा पढ़ने में आपको। नेक्स्ट, और वैसे भी यार, अगर आपको उस पोजीशन पर पहुंचना है तो आपको अपना माइंडसेट कॉमन मैन से हटकर बनाना पड़ेगा। कभी कोई अधिकारी क्लब में जाकर जो है वो नाचता नहीं है कि भाई अधिकारी जाकर क्लब में जो है वो नाच रहा है, डिंचिक डिचिक 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 कर रहा है, नहीं मिलेगा आपको कोई अधिकारी। मिलेंगे तो उनका प्राइवेट क्लब होगा जिसमें सब ऑफिसर्स ही होंगे, राइट, तब वो धूम मचाएंगे, तब आप लोग धूम मचाओगे, जैसे लवासना में। करो मस्ती, सब करो, बट कॉमन मैन से अलग रहो। कॉमन मैन की सोच जो होती है कि यार हमें तो सैटरडे नाइट पार्टी करनी है, संडे पार्टी करनी है, 24/7 ड्यूटी में रहोगे आप। मैंने देखा है लोगों को कि अरे दोस्तों के साथ जा रहे हैं पार्टी में, टल्ली होके आ जा रहे हैं। अरे भाई, टल्ली हो जाओगे तो ब्रेन सेल्स जो है वो, मेमोरी जो है वो वीक हो जाएगी आपकी, चीजों को रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीजों से दूर रहो, लिकर, स्मोक, दूर रहो। जिसको हैबिट है, अब देखो यार, हो सकता है कि आप में से काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 35 साल के हैं, 40 साल के भी कुछ हैं, राइट, जो स्टेट पीएससी वगैरह की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एज लिमिट, आप बोलोगे कि सर एज लिमिट तो 40 ईयर्स तक रहती है, नहीं, तो कुछ वो भी रहता है ना यार, रिलैक्सेशन कुछ लोगों के लिए। तो बात वही है, 35 साल के ऊपर, 30 साल के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स होंगे, या कुछ स्टूडेंट 25 साल के ऊपर उनकी बुरी हैबिट जो है वो लग गई है। तो ठीक है यार, मैं ये नहीं बोलता कि वो आपका पर्सनल डिसीजन है, वैसे चीजें होती हैं गलत, बट आपका पर्सनल डिसीजन है। बट मैं ये कहता हूं कि सब कर लो, एक बार इस एग्जाम को क्रैक कर लो, उसके बाद जो करना है करो। आपको कार्टन पे कार्टन छोड़ो, आपको तो पूरे के पूरे, मतलब जो मांगोगे वो मिलेगा, राइट। बस एक बार एग्जाम क्लियर कर लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन मैन करता है पार्टी वार्टी, आप लोग के लिए नहीं है कोई पार्टी। आप तो जब क्लब के अंदर जो है वो घुसोगे तो क्लब की शान होगी कि अरे अधिकारी साहब आए हैं, सबकी फट जाएगी। जैसे ही अंदर एंटर होगे, पूरे अपने काफिले के साथ 5-6 पुलिस वाले जो है वो आपके साथ जो है वो चलेंगे, गनमैन वनमैन एकदम। तो वो मजा आएगा ना कि जब एंटर भी करो क्लब के अंदर, तो भाई एक कॉर्नर में आपकी सीट जो है वो बेहतरीन वीआईपी टाइप की जो है बुक ड्राइव, वहां बैठो, तो बोलो कि लेके आओ अपने आगे सबसे बेस्ट जो भी है खाने में, तब आएगा मजा। इट फील्स लाइक, ऐसे थोड़ा नहीं कि अधिकारी वहां पे जा रहे हो टल्ली हो जा रहा है, लोग बोल रहे हैं देखो कैसा है ये। अपने एटीट्यूड को बनाओ कि भाई यू आर स्ट्रांग, योर मेंटल पावर इज मच इनफ। कॉमन मैन का होता है, कॉमन मैन तो है भाई वो भाई करता रहता है, आपको नहीं करना है। यू आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हो आप आने वाले समय के, आपको फोकस के साथ जो है वो रहना है। यस, तो ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है मिले हमारे, इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ, राइट, इनकी मीटिंग थी, और इटली और इंडिया के बीच के अच्छे रिलेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। यस, फिर नेक्स्ट इंडिया ने जो है वो बहुत, मतलब इस समिट के दौरान, अच्छा मुझे पहली चीज तो ये बताओ, G7 में क्या इंडिया आता है? कम ऑन, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ, G7 ग्रुप में क्या इंडिया है? तो आपको बता दें गाइस, नहीं होने के बावजूद भी इंडिया वहां पर पहुंचा एज अ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर। और पहुंचने की वजह मेन थी कि दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बनाना, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, और पूरे दुनिया भर को अपनी बातें जो है बताते हैं, अपना इनपुट जो है वो देते हैं। और आज की डेट में इंडिया जो है वो इमर्ज हो चुका है, बड़ा हो चुका है, राइट। वो नेक टू नेक जो है वो ग्लोबल लीडर्स के साथ जो है वो खड़ा होता है, राइट। अब वो पुरानी जैसी बात नहीं रही हमारे अंदर, हम जो है वो आगे बढ़ चुके हैं, और ये आगे बढ़ते हैं मेहनत से, जैसे कि आप बढ़ते जा रहे हो रेगुलर बेसिस पर पढ़ाई करके, तैयारी करके। सो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो री इलेक्शन हुआ इस बार, फिर से जो है वो जीत गए, वो तो बड़ी खुशी का दौर देखने को मिल रहा था, राइट। वहां पर भी G7 समिट के अंदर भी दबदबा था कि हाँ हाँ यार, ये लीडर है यार जिस पर पब्लिक का भरोसा रहता है, राइट। एनीवे, अब देखो, आप सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मैं कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, उससे अब आप लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप आने वाले समय के अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, और ब्यूरोक्रेट सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हैं, देश के हित के लिए, पब्लिक के हित के लिए। अब पब्लिक ने जिस चीज को भी जिसको भी चुना है, जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दैट्स इट। आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, पीएम को सपोर्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मैटर एट ऑल। आपका माइंडसेट इस प्रकार से चलना चाहिए कि भाई हमें देख, क्योंकि देखो अल्टीमेटली पॉलिसीज आप लोग बनाओगे, इंप्लीमेंट आप लोग करोगे, यस, आप एडवाइस करोगे ये मिनिस्टर्स को, तो पूरा खेल तो आप ही लोग खेलोगे यार।
तो इसलिए ये सब झगड़े में मत मत पड़ना। ये पॉलिटिक्स का झगड़ा जो होता है वो आम आदमियों के लिए होता है। आप आम आदमी की कैटेगरी में नहीं हो, आप अधिकारी की कैटेगरी में हो, जो आम आदमी के हित के लिए जो है वो सोचता है। यस, और आम आदमी की कंप्लेनिंग नेचर होती है, तो आपकी नहीं होनी चाहिए वैसी कभी भी। एक एटीट्यूड लेकर आओ। आगे की बात करें, ये चीज आपको बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII, लिख लो भैया। राष्ट्रों ने, G7 राष्ट्रों ने वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करी, कमिटमेंट किया G7 नेशन ने कि हम जो है वो PGII को प्रमोट करेंगे। PGII याद रखना है, P मतलब पार्टनरशिप, फॉर, G मतलब ग्लोबल, I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और I मतलब इन्वेस्टमेंट। तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। अब मैं थोड़ी देर बाद इसका फुल फॉर्म आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएंगे। अब ये है क्या, देखो नाम से में आ रहा है कि पूरे दुनिया भर में भाई इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ और पूरे दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करो, क्योंकि रोड अच्छी होंगी, बिल्डिंग्स अच्छी होंगी, राइट, तो काम जो है वो काफी अच्छे से होगा, ग्रोथ अच्छे से होगी। यस, तो इस और इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फंड प्रोवाइड कराना है 2027 तक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अवसंरचना ही के लिए। नेक्स्ट, एक और टर्म याद रखना, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि तीन चीज का, इंडिया का, मिडिल ईस्ट का, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो क्रिएट करना है, जिससे सामान जो है वो आसानी से आ जा सके, राइट, कनेक्टिविटी जो है वो बन सके। तो इंडिया ने जो है वो और भी काफी सारे मुद्दों पर बात करी, जैसे कि फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फूड से रिलेटेड टॉपिक। अभी हमने न्यूट्रिशन का डिस्कस किया ही है। एनर्जी सिक्योरिटी के टॉपिक को कल हमने डिस्कस किया था कि भाई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एनर्जी को लेकर पूरे दुनिया भर में, पावर सेक्टर को लेकर, राइट। माइग्रेशन के इशू हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण लोग जो है वो एक जगह से, क्लाइमेट चेंज हुआ, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुए, काफी सारे रीजन के कारण, जॉब्स के कारण, राइट, लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस, यानी कि हम लोग को शासन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना है, बट हाँ उतना जितना कि कंट्रोल कर सके, नहीं तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने हिसाब से काम करने लगता है। फिर अब इंडिया जो है वो मेजर एनर्जी कंज्यूमर है और वीट प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है वो इन्फ्लुएंस करता है पूरे दुनिया भर के डिस्कशन को इस डोमेन के अंदर। यस, तो ये चीज हम लोग को इंडिया की देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखो, कंपीटिंग मेजर ग्लोबल एक्टर्स, अपकमिंग समिट्स में भी हम लोग कंपीट करेंगे। अब पहले हम लोगों की सुनते थे, अब हम लोगों के साथ नेक टू नेक जो है वो बैठकर डिस्कशन करते हैं कि भाई ये ग्लोबल मुद्दे हैं, इस पर ऑपरेट करना है, इस पर काम करना है। कोल्ड वॉर की तरह नहीं, आज की डेट में इंडिया की स्ट्रांग पोजीशन है। कोल्ड वॉर में जो है वो इंडिया पीछे रहता था, अब इंडिया नेक टू नेक जो है वो सब कंट्रीज के साथ जो है वो बात करता है। तो देखो G7 समिट में क्या क्या चीजों के बारे में बात हुई, PGII को प्रमोट करने की बात हुई। वीडियो पॉज करिए, बताइए कमेंट बॉक्स पर PGII का फुल फॉर्म फटाक से, और दूसरा फुल फॉर्म बताएंगे आप IMEC का। P मतलब पार्टनरशिप, G मतलब ग्लोबल, I मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, I मतलब इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यस, सबको याद था, वेरी गुड। नेक्स्ट IMEC, I मतलब इंडिया, M मतलब मिडिल ईस्ट, ई मतलब यूरोप और सी मतलब कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर बनाना है, इस पर चर्चाएं हुई और बातें हुई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि लोबीटो कॉरिडोर, और बात हुई लूजोन कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में आ सकता है कि भैया लोबीटो कॉरिडोर क्या है, लिख लेना। मैं आपको दिखाता हूं, पहले लिखो मत, पहले देख लो, और लिख तो ले ही लेना बाद में, बट अभी पहले देख लो ये लोबीटो कॉरिडोर क्या है। और ये अभी दिखाता हूं आपको। तो ये देखो, ये अफ्रीका कंट्री दिखाई दे रही है, सॉरी कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है अफ्रीका के अंदर। तो लोबिटो पोर्ट से लेकर ये पूरा यहां तक, दर एस सलाम पोर्ट, या फिर बागामोयो पोर्ट, मोम्बासा पोर्ट, जो तंजानिया में हम लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तंजानिया कंट्री आपको जो है वो नजर आ रही है। तो ये जो पूरा कॉरिडोर है ना, इसको लोबिटो कॉरिडोर कहते हैं। तो ये लोबिटो कॉरिडोर, यही क्वेश्चन आएगा कि कहां पर है, अफ्रीका ध्यान में रखना है। दूसरा मैंने आपको कौन सा कॉरिडोर बताया था, लूजोन कॉरिडोर। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो छोटे वाले में आपकी तरफ जो है वो देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे चाइना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे साउथ चाइना सी, उसके नीचे यहाँ पर देखो ये ताइवान है, नीचे देखो तो फिलीपींस है। अभी फिलीपींस और चाइना का इशू जो है वो चल रहा था, याद आ रहा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया जो है वो शामिल हो गए थे। यस, कुछ दिनों पहले ही डिस्कस किया था हमने इस टॉपिक को। तो यहाँ पर जो कॉरिडोर बन रहा है वो है लूजोन कॉरिडोर। क्या होता है,
एक कनेक्टिविटी बेसिकली कि भाई जिससे कि सामान जो है वो जल्दी से आ जा सके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ। बात समझ में आ रही है सभी को अच्छे से? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में ना आ रही हो? नेक्स्ट, G7 भाई सभी डेवलप जो कंट्रीज होती है पूरे दुनिया भर की उसमें उनका एक ग्रुप हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। पहले ये G8 हुआ करता था, फिर G7 हो गया। यस। नेक्स्ट, आगे की जो है वो चर्चा करें, और इसके डिसीजन जितने भी होते हैं वो सबकी सहमति से जो है वो होते हैं, राइट। और यहाँ पर मेजर इश्यूज पूरे दुनिया भर में जो चल रहे होते हैं उस पर चर्चाएं जो है वो की जाती है। और इंडिया जो है वो बहुत सारे मामले में जो है वो काफी अब आगे बढ़ता जा रहा है, नेक टू नेक जो है वो G7 के साथ जो है वो कदम बढ़ाते चल रहा है। बट इंडिया के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिफेंस डिपेंडेंसी, यानी कि हम कई बार अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है। बट अब ज्यादा नहीं, अब हम खुद फोकस कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर ही पूरे प्रोडक्ट जो है वो बनाने के ऊपर, राइट। तो बस ये चीज है जिसके बारे में आपको अच्छी एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए। तो आई होप कि जो चीज मैंने आपको बताई वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसमें बात हो रही है सिल्क रोड के बारे में। तो सिल्क रूट के बारे में तो आपको ऑलरेडी जो पता होगा, एंशिएंट समय से चलता आ रहा है यार, 1500 साल से पुराना एक रूट था, राइट। और ये रूट जो है वो कनेक्टिविटी वाला रूट था, जिसके थ्रू पूरा ट्रेड होता था, पूरे व्यापार होते थे, राइट। व्यापारी सिर्फ नहीं होते थे, कल्चरल एक्सचेंज होते थे, बहुत सारी चीजें हैं यार सीखने वाली। कि भाई एक रास्ता है, उस रास्ते के थ्रू अगर फिलोसोफर जा रहा है तो वो अपनी फिलोसफी जो है वो बताता हुआ जाएगा, अपने ज्ञान को जो है वो बांटता हुआ जाएगा। जैसे अक्सर गाड़ियों में देखते नहीं है अपन, कुछ लोग जो है वो एकदम पॉलिटिक्स से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक छेड़ दो उससे रिलेटेड ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक मोड ऑफ एक्सचेंज होता है कम्युनिकेशन का। यस, तो वो रूट के थ्रू भी पॉसिबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सामान तो जाएगा ही जाएगा, राइट, कम्युनिकेशन भी जाएगा, रिलीजन जो है प्रमोट होगा एक जगह से दूसरी जगह रूट के थ्रू। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो उसी के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो ये बताया गया था कि जो ये पुराना सिल्क रूट था, ये 2nd सेंचुरी BCE में हम लोग को देखने को मिला था कि स्टैब्लिश हुआ था। उस समय हन डायनेस्टी का एक मिशन, डिप्लोमेट मिशन था, चाइना की थी ये हन डायनेस्टी। हुन डायनेस्टी अलग है, हुन सेंट्रल एशिया की, हन ये अलग है। हुन अलग है, हन अलग है। हुन डायनेस्टी इंडिया के अंदर भी आई थी। हुन 4 प्रकार के होते हैं, जनरल स्टडीज की तैयारी करो तो प्रॉपर करो। 4 प्रकार के हुन्स थे, एक व्हाइट हुन्स, एक ब्लैक हुन्स, एक रेड हुन्स और एक सेलेस्टियल हुन्स। और ये पता, नॉलेज कब पता लगेगी, जब आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करोगे, जनरल स्टडीज की क्लास पर अच्छी कमांड करोगे, तब ये सब चीजें आपको जो है पता लगेंगी, राइट। और ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर जो है कांटेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए आप नीचे नंबर लिखा होगा, ये ज्ञान सर के पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करो, प्रॉपर नॉलेज मिलेगी हर एक टॉपिक की, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे, राइट। और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में आपको पूरी चीज मिलेगी। तो ये है क्या, हन डायनेस्टी। हन डायनेस्टी का एक डिप्लोमेटिक मिशन था, उसके थ्रू उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया था सिल्क रूट। देखो एक बढ़िया नॉलेज मिल गया आपको, तो नोट जो है बना लेना इसके। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि ये यूरोप तक जो है ये कनेक्ट करता था, ये पूरा रूट। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिला कि इस रूट में कुछ चेंजेस भी आना शुरू हुए। अब देखो चेंजेस क्यों आते हैं रूट के अंदर, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि क्लाइमेट ऑल्टरेशन के चक्कर में, और कई बार क्लाइमेट के चक्कर में, कई बार विवाद के चक्कर में। भाई देखो कई बार कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट। कोई उस समय के कोई कबीले जो है वहां पर आकर बस गए, लुटेरे वहां पर आकर बस गए, तो उन्होंने अपना रूट चेंज कर दिया। एज सिंपल एज दैट। याद रखने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के थ्रू चलो। और मैं आपको सिखाऊंगा वैसी चीज की जो कॉन्सेप्चुअल इंपॉर्टेंट होगी, कि आपको पढ़ते पढ़ते जो है वो चीजें याद होती जाएंगी, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते चीजों को समझ रहे हो। आप पढ़ाई गलत तरीके से कर रहे हो। आपको पढ़ाई जो है वो समझने के लिए करनी चाहिए, ना कि रटने के लिए। तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको जो है वो याद रहेंगी, आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरेस्ट के साथ लो चीजों को यार। और इसी चीज में तो मैं माहिर हूं कि मैं आपको जो है वो बिल्कुल आपका माइंडसेट ऐसा कर दूंगा कि आप चीजों को इंटरेस्ट की तरह जो है वो देखने लगोगे। यस। और आप जो पढ़ रहे हो बिल्कुल बेस्ट के साथ जो है वो पढ़ रहे हो। जो नॉलेज जो आपको मिल रहा है वो बेस्ट मिलेगा, क्योंकि यार 10 सालों से मैं चीजों को कवर अप करा रहा हूँ। इतना नॉलेज जो है वो गेन किया है, इतने सिलेक्शन जो है वो दिए, ऐसे ही नहीं दिए हैं। ये पीछे जो अवार्ड्स लगे हैं वो ऐसे ही नहीं लगे, सर्टिफिकेट अवार्ड्स, ये तो कुछ ही है। आगे मेरे रूम में बहुत सारे मेंशन जो है वो है यहाँ पर। एनीवेज, चलो आगे की बात जो है वो करते हैं। तो डिस्पाइट क्लाइमेटिक इंप्रूवमेंट, तो धीरे धीरे करके क्लाइमेट इंप्रूवमेंट जो है वो होना शुरू हुआ। फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ना शुरू हुई, यानी कि वही आपस में झगड़े, कबीले जो है वो लड़ रहे हैं, लुटेरे जो है वो आ गए। तो फिर थोड़ा सा चेंजेस हम लोग को आना शुरू हो गया। देखो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, टैंग डायनेस्टी का हम लोग को जो है वो देखने को मिला। फिर वापस ओरिजिनल रूट पे जो है आ गए। तो ये रूट जो है वो कई बार चेंज होता रहता है। फिर इस रूट के थ्रू लग्जरी आइटम्स, सिल्क, स्पाइसेस, प्रीशियस मेटल्स, तो ये सब जो है वो जाना शुरू हुए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। रिलीजन जो है वो फैलना जो है वो शुरू हुआ। काफी सारे आर्टिस्ट जो है वो जाना शुरू हुए एक जगह से दूसरी जगह, और उन्होंने अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू वेरियस चीजों को जो है वो बनाना शुरू किया। यस। फिर इसके अलावा हम लोग को जो है वो देखने को मिला गन पाउडर और नए नए इनोवेशन। अच्छा, इंडिया के अंदर अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं कि बाबर जो व्यक्ति था वो पहला व्यक्ति था जो गन पाउडर टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर लेकर आया, बट वो गलत था। अगर ध्यान से चीजों को पढ़ोगे, अगर आपने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी और
जो एडवांस बुक है उस पर कमांड करके रखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हरिहरा और बुक्का, और उसमें बुक्का था। बुक्का एक शासक था जो पहली बार जो है वो जिसने इंडिया के अंदर गन पाउडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, ये हरिहरा और बुक्का जो थे वो कौन सी डायनेस्टी के थे, और बाबर से काफी साल पहले जो है उन्होंने ये गन पाउडर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया के अंदर करना जो है वो शुरू कर दिया था। सो आगे ही जो है वो चर्चा करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना शुरू हुआ तो सिल्क रूट जो है वो और बेटर हुआ, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। फिर ओरिजिनल सिल्क रूट जो था वो बंद हो गया था 1453 में, किसके कारण? वही जियो पॉलिटिकल शिफ्ट के कारण हम लोग को देखने को मिला, काफी सारे इश्यूज है वो होना शुरू हो गए थे इसके कारण। फिर अब चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया जो पुराने सिल्क रूट के ऊपर ही आधारित है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था, और इसी से जो है वो घबराता है यूएसए, क्योंकि इस रूट के थ्रू चाइना जो है 2040 तक 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर राज करेगा। कौन से कॉन्टिनेंट्स? एशिया, अफ्रीका, यूरोप। और यहां पर जब ये रास्ता बना रहा है, रोड बना रहा है, तो वहां पर अपनी सिक्योरिटी खड़ी करेगा। और चाइना आप जानते हैं कि स्पाई के मामले में, जासूसी के मामले में बहुत तेज है, और वो अपनी सिक्योरिटी के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में चुपचाप जासूसी जो है वो करवाएगा अपने इंटरेस्ट के लिए। यस, और अपने सामान को सबसे ज्यादा बेचेगा, एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्टिंग कंट्री तो है ही वो। और उससे सोचिए आप उसकी जीडीपी जो है वो कितनी एनहेंस होगी, हर जगह चाइना का माल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये चीज है चाइना की स्ट्रेटेजी और सिल्क रूट से रिलेटेड टॉपिक, जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगेन अब जो टॉपिक आ रहा है जीसीसी का, जीसीसी एवोल्यूशन, वैश्विक क्षमता केंद्र, जिसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं, और आप हिंदी में भी इसको ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के नाम से ही ध्यान में रखिएगा। ये होता क्या है? एक नई चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। देखो न्यूज में आया है कि जीसीसी जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक शिफ्ट, किसमें? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की स्ट्रेटेजी में शिफ्ट बता रहा है। देखो पहले जो थे हम लोग क्या काम करते थे? बैक ऑफिस काम करते थे, यानी कि किसी भी एमएनसी के लिए या किसी भी कंपनी के लिए बैक ऑफिस हम लोग काम करते थे। बट आज की डेट में हम लोग इंडियंस स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं, एज अ डायरेक्टर के तौर पर रहते हैं, कंपनी के सीईओ के तौर पर रहते हैं, एमएनसी कंपनी के, और उसको गाइड करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ग्रोथ और डेवलपमेंट की, राइट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम लोग बढ़ा रहे हैं, एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल का मतलब कौन बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर? एमएल का मतलब मशीन लर्निंग, आरपीए मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, राइट। तो इस प्रकार की चीजों पर जो है वो इंडिया आज की डेट में जो है वो काम कर रहा है, और ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? जीसीसी के थ्रू जो है वो पॉसिबल हो रहा है। तो जीसीसी क्या है? मतलब देखो हमने जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, अब हम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, लेबर वर्क नहीं कर रहे हैं, अब हम माइंडसेट पर जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेटेजीज पर जो है वो काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है वो काम कर रहे हैं। ये है जीसीसी, राइट। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि जीसीसी जो है वो है क्या, तो ये देखो, स्ट्रेटेजिक एंटिटीज विद इन एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंडर ही कुछ कंपनीज हैं, उनकी आप कह सकते हो कि ब्रेन चाइल्ड कंपनीज, जो उन फोकस करती हैं उनकी ग्रोथ की स्ट्रेटेजीज बनाने के ऊपर, तो वो है जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। तो इस पर हम लोग जो है वो सबसे ज्यादा आज की डेट में जो है वो काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर नेस्ले का प्रोडक्ट डेवलपमेंट जीसीसी जो है वो स्विट्जरलैंड के अंदर है। ऐसी काफी सारी एमएनसी कंपनी जो है वो अपने जीसीसी सेंटर ओपन कर रही है, जिसका काम सिर्फ एक ही होता है कि वहां पर लोग बैठकर कंपनी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजी जो है वो बनाते हैं, दैट्स इट। और इंडिया के अंदर 2022-2023 में 1600 जीसीसीज ने कंट्रीब्यूट किया था 46 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट के अंदर। और प्रोफेशनल और कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो जीसीसी के अंडर जो है वो काफी तेजी से जो है वो ग्रो कर रही है, क्योंकि देखो आज की डेट में कोई भी बिजनेस के लिए आपको पता होगा कि एक कंसल्टिंग सर्विस होती है कि भाई हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको ग्रो करना है। ऐसे भी सेंटर जो है वो बन गए हैं, यस। तो यही है जीसीसी। और बेनिफिट जीसीसी के क्या है? तो ये देखो कॉस्ट एफिशिएंट होता है। ये जो है वो जो भी कंट्री के अंदर जीसीसी ओपन करते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट को कैसे जो है वो सस्ते में जो है बनाए, तो इन सब की स्ट्रेटेजी जो है वो देना शुरू कर देती है, राइट। और काफी सारे फंक्शन जो है वो एमएनसीज के जो है वो ऑपरेट करना शुरू करती हैं। फिर इसके अलावा जो है वो ये लोकल मार्केट पर कैसे उनके प्रोडक्ट को जो है वो सक्सेसफुल बनाना है, उसकी स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार करती हैं स्पेशली, राइट। तो ये काम जीसीसी का हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। इससे हाई स्किल्ड जॉब जो है वो क्रिएट होती है, इससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होती है, अर्थव्यवस्था जो है वो और अच्छी चलती है। नेक्स्ट, एचआईवी बहुत बड़ा इशू है पूरे दुनिया भर में। एचआईवी का इतने सालों से एचआईवी की वैक्सीन पर काम हो रहा है, बट फिर भी सक्सेस जो है वो हो नहीं पा रही। चीजें क्यों नहीं हो पा रही, इसी चीज को आज हम समझेंगे। इसमें आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, एक है म्यूटेशन, दूसरा है डाइवर्सिटी। क्या मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं? एक है म्यूटेशन और दूसरा है डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी, और म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक कोई वायरस है, वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग
अपने आप को जो है वो चेंज करता है धीरे धीरे करके। यस, तो अगर कोई वैक्सीन बन रही है एक पर्टिकुलर वायरस की, और अगर वायरस ने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को राइट चेंज कर दिया, यानी कि अपने आप को वायरस ने इवॉल्व कर लिया, चेंज कर दिया, तो वायरस बदल गया। तो जो वैक्सीन उस वायरस को हिट करने के लिए बनाई गई थी, तो वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। बोलो हाँ या ना, कम ऑन, से यस और नो। यही सबसे बड़ा इश्यू है। दूसरा, डाइवर्सिटी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है, तो इसलिए वैक्सीन उन पर जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाती। तो ये बड़ा इशू आज की डेट में जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये बड़ा चैलेंज हम लोग को वैक्सीन के डेवलपमेंट में देखने को मिल रहा है। और ये दो चीज ध्यान में रखना है, रैपिड म्यूटेशन और डाइवर्सिटी, कि वैक्सीन जो है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो चेंज कर रही है, और साथ ही साथ डाइवर्सिटी, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के लोग रह रहे हैं अलग अलग एनवायरमेंट में, तो उसके कारण भी वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब ट्रेडिशनल वैक्सीन की अप्रोच हम लोग को देखने को मिलती है कि नेचुरल डिफेंस लैक करती है, मतलब ज्यादातर ह्यूमन बॉडी जो है वो नेचुरली डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि नेचुरली एंटीबॉडीज है वो बना नहीं पाती, क्रिएट नहीं कर पाती। फिर जिस पर्टिकुलर जगह पर एचआईवी हिट करती है राइट बॉडी के अंदर, तो अब वायरस के अंदर म्यूटेशन हो गया, तो वायरस की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, तो उस वायरस को वो हिट ही नहीं कर पा रही है बॉडी के अंदर, जिससे कि बॉडी ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज यानी कि डिफेंसिव मैकेनिज्म बॉडी की होती है वो जनरेट नहीं कर पा रही, बना नहीं पा रही। यस, तो कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। अब ये ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एक हम लोग को देखने को मिलती है, और दूसरी जर्म लाइन टारगेटिंग अप्रोच हम लोग को देखने को मिलती है। ये बॉडीज न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। अब एंटीबॉडी जो है हम लोग किस चीज को जो है वो कहते हैं, सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी के अंदर ही जैसे कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट जब एंटर होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो है वो जनरेट हो जाती है। मतलब एक मान के चलो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ छोटे छोटे सैनिक जो है वो बन जाते हैं, और वो बाहर से आए हुए यानी कि कोई भी वायरस हुआ बॉडी के अंदर आया तो उसको जो है वो अटैक कर देते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इस ये वाली जो एंटीबॉडी जो है वो डेवलप नहीं हो पा रही है बॉडी के अंदर, क्योंकि वायरस जो है वो म्यूटेट कर रहा है, राइट, चेंज हो रहा है, राइट, उसका नेचर। तो ये चीज हम लोग को देखने को रही। बाकी इतना सब कुछ ये डिटेल में जाने की जो आपको आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आपको बस प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि भाई जो एड्स है, एचआईवी एड्स, उसकी वैक्सीन जो है बन क्यों नहीं पा रही, उसके पीछे का क्या कारण है। तो ये दो बड़े कारण है, एक रैपिड म्यूटेशन और दूसरा डाइवर्सिटी। इस टॉपिक में सिर्फ ये दो ही चीजें हैं जो आपको याद रखने वाली है बस। फिर एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017 का हम लोग को देखने को मिला था, जिसमें बोला गया था कि भाई एचआईवी को खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजीज जो है वो बनाओ। 90-90-90 की एक स्ट्रेटेजी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा कानून है एड्स को खत्म करने के लिए, और दूसरा ये 90-90-90 का टारगेट। अब ये 90-90-90 का टारगेट क्या है, तो यूएन एड्स का ये टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें बोला कि 90% लोग जिनको एचआईवी है उनको पता होना चाहिए उनका स्टेटस, कि वो किस लेवल पर है बीमारी के। दूसरा 90 यानी कि 90% लोग जिनको एचआईवी है उनकी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो शुरू हो जानी चाहिए। तीसरा 90% लोग जिनकी एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी चल रही है एचआईवी को खत्म करने के लिए, उसमें सक्सेसफुल अचीवमेंट होना चाहिए कि धीरे धीरे करके वायरस जो है वो उनकी बॉडी में सप्रेस हो रहा है। तो ये 90-90-90 स्ट्रेटेजी पर जो है वो काम करने की बात करी थी यूएन एड्स ने। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, इसमें कुछ और ज्यादा था नहीं। पूरे दुनिया भर में ये फैक्ट ध्यान में रखना कि पूरे दुनिया भर में 39 मिलियन लोग जो है जो एचआईवी से पीड़ित हैं। 1.3 मिलियन नए इन्फेक्शन 2022 में देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया के अंदर 2.4 मिलियन इंडिविजुअल्स एचआईवी की प्रॉब्लम से जो है वो जूझ रहे हैं, राइट। तो हमें और भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी जो है वो लाने की आवश्यकता है एचआईवी को खत्म करने के लिए। अब देखो, ये मॉनसून क्रॉक्स बायो ब्लिट्स 2024 क्या है, तो मैं आपको समझाऊं कि ये 4 महीने का एक पब्लिक पार्टिसिपेशन साइंस प्रोजेक्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि केरला के अंदर जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट करना। ये मैं आपको एक फोटो के थ्रू समझाता हूं, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से जो है ये टॉपिक समझ में आएगा। आप इस फोटो की तरफ जो है वो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक आम आदमी है, राइट, ये बाहर घूमने गया है, इसको मेंढक को देखना है, मतलब ढूंढना है, उसकी फोटो खींचनी है और उसकी फोटो को अपलोड करनी है। तो ये बेसिकली हम लोग को केरला के अंदर एक देखने को मिल रहा है कि इनिशिएटिव चल रहा है, राइट। 4 महीने का ये इनिशिएटिव होता है, जिसमें जो ये मेंढक जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको कैप्चर करके उनकी फोटो खींचकर अपलोड करने का ये पूरा प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी के डेटाबेस में, यानी कि पूरे दुनिया भर में जैव विविधता कितनी सारी है, कितनी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, तो उसमें ये उसकी इंफॉर्मेशन में जो है ये कंट्रीब्यूशन जो है वो देगा। फिर व्यानाड बुश फ्रॉग
ये ऑब्जर्व किया गया बहुत ज्यादा इस प्रोजेक्ट के दौरान, यानी काफी सारे लोगों ने इस फ्रॉग की प्रजाति को जो है वो ज्यादा अपलोड किया है, जो ज्यादा मिली है। तो ये फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में हम बात करें, अब देखो ये वाला टॉपिक जो है ना, ये देखो जैसे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंडिया के अंदर विंड पावर कैपेसिटी जो है वो कितनी है, राइट, पवन ऊर्जा क्षमता जो है वो इंडिया के अंदर कितनी है, तो आप लिख सकते हो कि अराउंड 50 गीगावाट, तो अराउंड 50 गीगावाट लिख दोगे तो ठीक रहेगा। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं 46.4 गीगावाट है। और इंडिया का टारगेट है नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का 2070 का, तो ये फैक्ट आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन को अचीव करेंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, कि नेट जीरो एमिशन का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब ये होता है कि 2070 में इंडिया किसी प्रकार से कार्बन रिलीज नहीं करेगा? नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितना कार्बन हम रिलीज करेंगे उतना कार्बन हम कैप्चर कर लेंगे एनवायरमेंट से। तो ये है नेट जीरो एमिशन का टारगेट 2070 का। और आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है कि गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु ये लीडिंग स्टेट्स हैं जो कि विंड एनर्जी प्रोडक्शन पर जो है वो आगे हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो ये थी गाइज आज की पूरी करंट अफेयर्स की न्यूज। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से पूरी चीज समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब कल मॉर्निंग में हम 6 बजे जो है वो मिलेंगे, और उससे पहले ही आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है डीप सी माइनिंग का, कि इंडिया के अंदर डीप सी माइनिंग जो है वो उसका एवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, उसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं, और उसके चैलेंजेस जो है वो आपको बताने हैं कि एनवायरमेंट पर और रेगुलेटरी चैलेंजेस उसके क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा डीप सी माइनिंग के बारे में पढ़िए और इससे रिलेटेड 150 वर्ड्स में आंसर लिखने की कोशिश करिए। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।